Welcome back to Janachal डेली करंट अफेयर्स सीरीज एंड टुडे 2 अक्टूबर। सबसे पहले तो आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। The central government has extended the Armed Forces Special Powers Act in 3 districts of which state by another 6 months? And here the answer is option C. अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अफसपा को बढ़ा दिया गया है 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स को बैन करना था और इस एरिया में काफी ज्यादा डिस्प्यूट और डिस्टर्बेंस चल रहा था, राइट। तो हमें ये जानना जरूरी है कि अफसपा आखिर है क्या। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अफसपा एक्ट के लिए, क्योंकि पहले ये असम में देखा जा रहा था और अब अरुणाचल प्रदेश में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में अफसपा लगाया गया है। तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आया था 1958 में। रिमेंबर दिस थिंग, 1958 में, राइट। क्यों आया था ये? जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वायलेंस बढ़ रहा था डिकेड्स अगो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हुई, काफी डिफिकल्ट होने लगा स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि हम किस तरीके से इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को कंट्रोल करें, वायलेंस को कंट्रोल करें। तो फिर वहां की जो आर्मी थी, वहां की जो आर्म्ड फोर्सेस है, उन्हें कुछ पावर्स दी गई, स्पेशल पावर दी गई कि भाई आप जाइए डिस्टर्ब्ड एरियाज में और वहां पे जाकर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप कर्फ्यू लगा सकते हैं, आप लोगों को घर से निकलने से रोक सकते हैं, अगर कहीं पे 5 या 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग हो रही है तो आप उसे भी मना कर सकते हैं। फुल अथॉरिटी दी गई आर्म्ड फोर्सेस को कि आप लोगों को वार्निंग दीजिए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। अगर जरूरत पड़ती है तो बिना वारंट के अरेस्ट भी किया जा सकता है लोगों को, बिना वारंट के किसी के प्रेमाइसेस में जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं और फायर आर्म्स को ले भी सकते हैं लोगों से। ये सारी अथॉरिटीज दी गई आर्म्ड फोर्सेस के लिए और इसी को कहा गया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, राइट। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है ये चीज आपको याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू करेंसी विद 6 fewer zeros? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला में अब तक 1 मिलियन बोलीवार तक बनता था, लेकिन अब नई करेंसी आई है जिसमें सिर्फ 100 बोलीवार होंगे, यानी कि 6 zeros कम कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि बोलीवार्स जो है वो वेनेजुएला की करेंसी है और वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है और मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में से एक है, राइट। तो इसलिए आपको वेनेजुएला को याद रखना होगा। Let's move towards the next question. Which country's vice president is visiting India between 1st to 4th of October? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए, कोलंबिया की वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, जिनका नाम है मार्ता लूसिया रैमिरेज डी रिंकन। ये करेंटली इंडिया के विजिट पर है और ये जो मीटिंग है वो 1 से 4 अक्टूबर तक चलने वाली है। ये मिलेंगी हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी से और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर जी से कुछ मैटर्स पर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। India has resumed negotiations for a comprehensive economic cooperation agreement with which nation? तो फिलहाल इंडिया ने वापस से नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं CECA के लिए। किस कंट्री के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि कई टाइम से रुका हुआ था। तो अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वापस से वार्तालाप करेंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन to score a test 100 on Australian soil? And here the answer is option A, स्मृति मानधाना, जो कि इंडिया की बहुत ही अच्छी क्रिकेटर है। ये पहली विमेन बन गई है टेस्ट 100 स्कोर करने वाली ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे, राइट। तो इन्होंने 127 रन स्कोर किए, जिसमें से 22 फोर्स और 1 6 शामिल है। ये जो टेस्ट मैच हुआ ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। Let's move towards the next question. Sri Lanka has banned the import of organic fertilizers manufactured in which country? तो श्रीलंका ने
बैन कर दिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इंपोर्ट को जो कि चाइना से आते थे, राइट। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि श्रीलंका ने देखा कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे चाइना में और इंपोर्ट करके लाए जा रहे थे श्रीलंका में, उनमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया डिटेक्ट हुए हैं और ऐसा दूसरी बार हुआ है, यानी कि इसे गलती नहीं मानी जा सकती है। कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से चाइना ऐसा कर रहा है, तो भाई विश्वास कैसे करे, राइट। तो इसलिए चाइना ने बैन कर दिया है इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, चाइना से बनने वाली जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which day has been dedicated by the United Nations for the commemoration of the International Day for older persons? And here the answer is option A, 1 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया कि भाई हम हर साल 1 अक्टूबर को डेडिकेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। क्यों? ताकि जो ओल्ड पर्सन्स है, एल्डरली पर्सन्स है, उन पर जो अब्यूजेस होते हैं, फिजिकल हेल्थ को लेकर इश्यूज होते हैं, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है कई बार, इन सब चीजों के प्रति अवेयरनेस लाई जा सके और ओल्डर पर्सन्स को बेटर लाइफ, बेटर एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। ये तो बात हुई यूनाइटेड नेशंस की, लेकिन हमारे इंडिया में भी एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो क्या आपको पता है हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? नन अदर देन दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि उन फर्स्ट लीडर्स में से थे जिन्होंने भारत में नेशनल कॉन्शियसनेस जगाई थी कि भाई ये देश हमारा है, हमें इसे वापस लेना है। जब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, कोई और आगे आने वाला नहीं है। इनका जन्म हुआ था 1825 नवसारी में, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है, राइट। और ही सर्व्ड एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले इंडियन मेंबर बने थे ताकि अपना इन्फ्लुएंस ये उस पर रख सके। दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी जो कि है ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी, और इनकी बुक है 1901 में जो कि पब्लिश हुई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। ये थ्योरी कहती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे यहाँ की वेल्थ को धीरे धीरे करके टैक्सेशंस के थ्रू या दूसरे चीजों के थ्रू ले जाकर ब्रिटेन में छोड़ देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। और इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो गंगा का पानी ले जाकर टेम्स नदी में निचोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रेन थ्योरी। इससे इनका तात्पर्य ये था कि हमारे इंडिया की जो भी वेल्थ है वो धीरे धीरे ब्रिटेन में जाती जा रही है और ब्रिटिशर्स इसी को अपना हथियार बना के चलते हैं, राइट। जैसे काफी सारे रिसोर्सेस हमारे वहां पे पहुंच गए धीरे धीरे। हमारे यहाँ पर जो भी फार्मिंग करवाई जाती थी ब्रिटिशर्स अपने यहाँ लेकर जाते थे, नील की खेती कराई अपने यहाँ ले गए, अपने यहाँ पे डाई का प्रोडक्शन किया, अपने यहाँ पर जो टेक्सटाइल्स है उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी, हमारे ही रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करके और हमें ही वापस बेचा जाने लगा, वो भी हायर कॉस्ट पर, हायर टैक्सेशन के साथ, राइट। तो इस तरीके से ड्रेन थ्योरी में सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है और बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द न्यूली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड हु रिप्लेस्ड जीवी नागेश्वर राव। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, पद्मजा चुंदरू। पद्मजा चुंदरू, इन्होंने ये अभी नए एमडी और सीईओ बन गए हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के, राइट। और इन्होंने रिप्लेस किया है जीवी नागेश्वर राव को। अगर हम बात करें एनएसडीएल की, तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि काम करता है सेबी के अंतर्गत, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी के अंदर क्या होता है? जितने भी बॉन्ड्स एंड शेयर्स हैं, काफी सारे कंपनीज के जो शेयर्स रिलीज होते हैं, स्टॉक मार्केट को टोटली कंट्रोल करता है सेबी। अब यहाँ पर आप जो सिक्योरिटीज डिपॉजिट करते हो तो उसके लिए भी तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो वही डिपॉजिटरी है एनएसडीएल, जो कि होल्डिंग करके रखता है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जो शेयर्स खरीदे हैं, उनकी सेफ्टी ध्यान में रखना किसका काम है? एनएसडीएल का। Let's move towards the next question.
Who has topped the IIFL Wealth Hurun India Rich List 2021? किसने टॉप किया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नन अदर देन मुकेश अंबानी जी, राइट? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। मुकेश अंबानी ने IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 को टॉप किया है। उनका नेट वर्थ बताया जा रहा है 7,18,000 करोड़ रुपीस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who is the chairperson of the expert committee formed by IFSC on Sustainable Finance Hub at IFSC? Here the answer is option D. C.K. मिश्रा जी। ये चेयरपर्सन है एक्सपर्ट कमेटी जो कि बनाई गई है IFSCA के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस हब को लेकर। IFSCA की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इसने एक एक्सपर्ट कमेटी, एक एक्सपर्ट पैनल को गठित किया ताकि सस्टेनेबल फाइनेंस हब का डेवलपमेंट किया जा सके, जिसके चेयरमैन है श्री C.K. मिश्रा जी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो अब ये पैनल अपने रिकमेंडेशंस देगा कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल फाइनेंस हब डेवलप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन सितंबर 21 पीएम मोदी चेयर्ड विच एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग? एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, 38th मीटिंग प्रगति की हुई है। प्रगति स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल्स रेगुलेशन कितने भी बन जाए, जब तक उसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तब तक उनकी कोई भी वर्थ नहीं होती है। तो जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, उनकी गवर्नेंस को देखना और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन कराना, ये प्रगति का मेन काम है। इसे लॉन्च किया गया था 2015 में और ये एक मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। इसे डिजाइन किसने किया? पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने, विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इट enables पीएम टू डिस्कस द इश्यूज जो कि कंसर्न होंगे सेंट्रल स्टेट ऑफिशियल से रिलेटेड, ताकि फुल इंफॉर्मेशन मिल सके, ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को जान सके और उसके बेसिस पे निर्णय लिए जा सके। तो ये सारा का सारा काम करता है पीएमओ, राइट? ये एक 3 tier सिस्टम है जिसमें कि सबसे ऊपर है पीएमओ, फिर यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि पीएमओ मेन हेड कर रहा है और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें इन्वॉल्व है, तो 3 tier सिस्टम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ग्रीवेंस रिड्रेसल करना, प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना और फिर उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना। बेसिकली ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इसमें शामिल की गई हैं: डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, ताकि डेटा का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, कोई भी बीच में ग्लिच ना हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काफी सारे निर्णय लिए जाते हैं पीएमओ के द्वारा, और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं कि कहां पर किस तरीके की नीड्स है। सिग्निफिकेंस क्या होगा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के एक साथ आ रहे हैं। तो जो हमारा महात्मा गांधी जी ने जो बताया था कि भाई ग्राउंड लेवल तक पावर्स होनी चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उससे हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ई ट्रांसपेरेंसी, ई अकाउंटेबिलिटी के थ्रू हम रियल टाइम प्रेजेंस और एक्सचेंज स्टेक होल्डर्स के बीच बनाए रख सकते हैं। इनोवेटिव प्रोजेक्ट है ये ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की दिशा में। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम फॉर 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ भारत सर्वेक्षण लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2022? एंड हियर द थीम इज पीपल फर्स्ट। पीपल फर्स्ट ये थीम रखी गई है, 7th एडिशन है इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण का अर्बन के लिए, राइट? तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन है वो 2 स्टेजेस में होता है, एक रूरल और एक अर्बन। तो यहाँ पर हम अर्बन की बात कर रहे हैं, तो इसे लॉन्च कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 7th कंसेक्यूटिव एडिशन है जिसकी थीम है पीपल्स फर्स्ट एट इट्स ड्राइविंग फिलॉसफी।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी सिटी है और जहां पर क्लीनलीनेस लाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, राइट। लॉन्च किया गया था इसे 2014 में, राइट। तो ये 7th कंसेक्यूटिव ईयर है जब ये मिशन किया जा रहा है। So this is all for today. Thank you so much guys and stay connected with Edge Arunachal.